गांधी के निर्देश पर राजस्थान के कोटा पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 107 बच्चों की मौत पर अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत आंकड़ों के बहाने अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। तो सचिन पायलट को दरअसल सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कोटा पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ले, क्योंकि अब तक मरने वाले बच्चों का जो आंकड़ा 107 तक जा पहुंचा है और इस पर सियासत भी लगातार हो रही है, विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब सचिन पायलट पहुंचे तो क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। जिस घर में मौत होती है, जिस माता पिता के बच्चे की जान जाती है, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखा है, उस नौजवान माता की जब कोख उजड़ती है उसका तक वही जान सकता है। तो सचिन पायलट ने कहा कि जिसकी गोद उजड़ती है उसका दर्द वही जानता है। आंकड़ों के जाल में जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, लेकिन सरकार ने ये बात समझने में आपको नहीं लगता कि काफी देर कर दी, क्योंकि 107 बच्चों की मौत हो चुकी है? देखिए, काफी देर हो गई है। आज जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ये बोल रहे हैं और सरकार भी उन्हीं की है, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पे सीधा हमला बोला। हालांकि जो जिस तरीके की अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में शुरू से जो एक तरह से मनमुटाव चलता आ रहा था, आज खुलकर फिर सामने आ गया। और उन्होंने साफ तौर पर 3 बातें कही। उन्होंने कहा, एक कि हम ये नहीं कह सकते कि पहले डेटा ये है अब ये कम हो गए। आंकड़ों के जाल में फंसाकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता, कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अभी तक इससे हालात ठीक नहीं है, सुधारों में और तेजी लानी चाहिए। और खुद अशोक गहलोत के बयान पे जो उन्होंने अशोक गहलोत ने कहा था कि मौतें तो होती रहती है, उन्होंने कहा कि ये बड़ा संवेदनशील मसला है, बच्चों के मामले में ये ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सीधा चीफ मिनिस्टर पर अटैक है डिप्टी सीएम का। और अभी तक केवल बीजेपी कटघरे में खड़ा करती आई सरकार को, और अब सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आप इस अंदाजा लगा लीजिए कि कोटा के को लेकर अंदर कांग्रेस के अंदर और सरकार के अंदर क्या चल रहा है। और अब क्योंकि वे प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के सचिन पायलट, केवल डेप्यूटी सीएम ही नहीं है, वो सोनिया गांधी को उनको रिपोर्ट करना है। तो अब वो किस तरीके की रिपोर्ट देंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आगे ये होता है कि क्या सोनिया गांधी आगे जब ये रिपोर्ट देंगे तो उसके मामले में किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हालात इतने टाइम में उन्होंने क्यों नहीं सुधारे, और क्यों बयानबाजी करते रहे? जी गायत्री। बिल्कुल भवानी, लेकिन इस सबके बीच सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि अगर सचिन पायलट खुद ये कह रहे हैं कि तमाम चीजों से वो भी संतोष नहीं रखते, संतोषजनक नहीं है तमाम चीजें, और वो ये खुद कह रहे हैं कि आंकड़ों के जाल में जो जिम्मेदारी उससे बचा नहीं जा सकता, क्या अब इसके बाद हालात सुधरेंगे? क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हालात सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, उससे बड़ा मसला ये है कि जब सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अभी तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। इतनी मौतें हुई है, आज 107 2 मौतें और हो गई हैं। तो 107 मौतों के लिए अभी तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई है। तो क्या सबसे पहले तो ये है कि जिम्मेदारी तय होगी? क्या हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है वो जिम्मेदार है, या स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है? तो ये तमाम चीजें हैं जो सचिन पायलट इशारा कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनका साफ करना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई कब करेगी सरकार, ये सबसे बड़ा मसला है। जी शायद। नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। दिल्ली में सिख संगठनों से जुड़े लोगों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुजफ्फरनगर और मेरठ में जाकर मुलाकात की। 5 दिन पहले मंत्री बनाए गए अब्दुल सत्तार ने उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा ये उद्धव सरकार के पतन की शुरुआत। राजस्थान के कोटा के 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद केंद्र की स्वास्थ्य टीम ने अस्पताल का दौरा किया,
तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सचिन पायलट ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजस्थान के कोटा पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 107 बच्चों की मौत पर अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत आंकड़ों के बहाने अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। तो सचिन पायलट को भेजा गया था। सोनिया गांधी के निर्देश पर सचिन पायलट कोटा पहुंचे और जब कोटा पहुंचे तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। जिस घर में मौत होती है, जिस माता पिता के बच्चे की जान जाती है, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखा है, उस नौजवान माता की जब कोख उजड़ती है उसका तक वही जान सकता है। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, रिस्पांस जो सरकार का होना चाहिए था वो संतोषजनक नहीं था, सचिन पायलट ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़ों के जाल के बीच जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ गए, लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये, सोनिया गांधी का गहलोत पर विश्वास न करके सचिन पायलट को भेजना, क्या ये बताता है कि सोनिया गांधी गहलोत से भी इस मामले पर नाराज चल रही हैं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि कोटा में बच्चों की मौत के मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। वो आंकड़े गिना रहे थे, वो पिछले रिकॉर्ड गिना रहे थे और सचिन पायलट ने आज सारी चीजें वो एक तरह से जो अशोक गहलोत दावे कर रहे थे उन सब पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि न तो आंकड़े गिनाए जा सकते हैं, नहीं ये सियासी मसला है, ये बच्चों का मसला है और सरकार ने एक्शन नहीं लिया, इनएफिशिएंट रही है। उन्होंने न केवल अशोक गहलोत के उन बयानों को काउंटर किया, उन्होंने सरकार ने जो अभी स्टेप्स उठाए उसको नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के एक्शन लिए जाने थे वो नहीं लिए। अब क्योंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है और राजस्थान कांग्रेस के मुखिया है, उनके पास में 2 बड़ी जिम्मेदारी है और जो दोनों के बीच में मनमुटाव है वो अपनी जगह अलग है। लेकिन सचिन पायलट अगर सवाल उठाते हैं तो जाहिर तौर पर राजस्थान सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और क्योंकि सचिन पायलट को भेजा गया है यहाँ पर और रिपोर्ट करेंगे वो सोनिया गांधी को, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी ये जो सिचुएशन अब खड़ी हुई है वो काफी मुश्किल वाली है कि वो अपने ही सहयोगी उन पर हमला कर रहे हैं और वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसे समझे कैसे? क्या अब सचिन पायलट का जिस तरीके से बयान आया कि जो रिस्पांस सरकार का होना चाहिए था वो संतोषजनक नहीं था, क्या सरकार अब मामले को समझ रही है? क्या अब गंभीरता से मामले को लिया जाएगा या फिर क्योंकि गहलोत कई बयान के जरिए पार्टी और सरकार दोनों की फजीहत करा चुके हैं, उसके बाद सचिन पायलट को भेजकर अब मामले की लीपापोती करने की कोशिश हो रही है? हालांकि सबके बीच आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कोटा के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने बच्चों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने जेके लोन अस्पताल में अपने बच्चों को खोया है और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही। क्या अस्पताल की कोई लापरवाही थी डॉक्टरों की, या इलाज में कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, आगे हुआ क्या, ये जानने की कोशिश ओम बिरला परिवारों के जरिए कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो वहाँ पर संसाधनों की कमी है इसको लेकर ओम बिरला कह चुके हैं कि वो अपनी ओर से भी मदद करेंगे। उन्होंने आईओसी से 50 लाख के उपकरण दिलाने के लिए कहा। अभी सारी जानने के बाद में राजस्थान सरकार से बात करेंगे, केंद्र सरकार से कैसी मदद की जा सकती है, क्योंकि वो खुद सांसद भी है यहाँ के। तो ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर फैमिली से मिलने के बाद में उनसे हकीकत जानी जाए और किस तरीके की मदद दी जा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, कोटा, न्यूज़ 18 इंडिया।
जिन परिवारों से मिला मुझे लगा कि वो बहुत गरीब, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार थे, जिनकी वित्तीय हालत बहुत ख़राब थी। इसलिए वो सरकारी अस्पताल में गए थे कि हमें इलाज ठीक से मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी नवजात शिशुओं की और बच्चों की मृत्यु हुई वह हम सबके लिए पीड़ादायक भी है और व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ा देती है। कोई बच्चे की मृत्यु न हो, इसके लिए मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को भी 2 पत्र लिखे हैं कि किस तरीके से हम इन हॉस्पिटलों की हालतों को सुधार सकते हैं। यूपी में सीएए हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ का दौरा किया। प्रियंका गांधी ने पहले मुजफ्फरनगर जाकर हिंसा के दौरान मारे गए नूरा के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद मेरठ जाकर हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले लड़कों के परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने यूपी की योगी सरकार और यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा। मुजफ्फरनगर भी आप गई थी और अब मेरठ में है, क्या लग रहा है? क्या परिवार वालों से मुलाकात की आप लोगों ने? किस तरह? अभी जिन परिवारों से मिली हूँ उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है अभी तक और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली है। तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। कम से कम उनको न्याय चाहिए, बस वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय दीजिए। और तमाम छोटी छोटी लड़कियां हैं, कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। मुजफ्फरनगर में जो परिवार था वो एक 22 साल की लड़की है, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, कोई नहीं है। लेकिन बहुत दर्दनाक स्थिति है। लेकिन प्रियंका जी, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है कि आप राजनीति कर रही हैं, किस तरह से उनके बयानों को लेती है? मायावती अलग अलग जहाँ जहाँ न्याय है, जहाँ दुख है, मैं जाऊंगी। अब उसे किस तरह से दुनिया इंटरप्रेट करे, किस तरह से बाकी राजनीतिक पार्टियां करे, वो उन पर है। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में भीषण तबाही मच गई। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि पानी के साथ बहकर आई मिट्टी लोगों के मकानों और सड़कों पर भर गई। हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों को बाहर निकलने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से एक इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर एक सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। बारिश के बाद हर तरफ मिट्टी और कीचड़ भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में भी कीचड़ भर गया, जबकि लोगों के घरों के अंदर भी मिट्टी और कीचड़ भरने से हालात बिगड़ गए। सरकार की तरफ से मदद मिलने में देरी होने की वजह से लोग खुद ही कीचड़ साफ करने की कोशिश में जुट गए, जबकि एक इलाके में मौजूद अस्पताल में भी पानी और कीचड़ भरने से वहां भर्ती लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी भरने की वजह से अस्पताल ऐसा लगने लगा मानो तालाब पर ही इमारत बना दी गई हो। अस्पताल के कई कर्मचारी भी इस पानी और कीचड़ को साफ करते दिखाई दिए, जबकि पानी भरने से अस्पताल में मौजूद कई उपकरण भी खराब हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन धंसने से एक इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि इलाके में मौजूद खदानों में धमाके होने से वहां की जमीन धंस गई, जिसकी वजह से एक इलाके को जोड़ने वाली सड़क में दरारें पड़ गईं, जबकि कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हालात इतने बिगड़ गए कि मकानों में दरारें पड़ने से इनके गिरने की आशंका बढ़ गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए मकानों से बाहर आकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए, जबकि सड़क धंसने से एक इलाके का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। जमीन धंसने से जिन मकानों को नुकसान पहुंचा, वहां रहने वाले लोग अपनी जान पर खेलकर उनके अंदर रखा सामान सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए। पूरे इलाके में भारी तबाही की जानकारी मिलते ही प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि खदान में होने वाले धमाकों और अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर उन्होंने भी किनारा कर लिया। जहाँ भूधसान हुआ है वहाँ हम लोग उसका जांच करके बालू भराई का काम करें। इससे पहले क्यों नहीं हुआ सर? इसके पहले जो है क्यों नहीं हुआ कहना मुश्किल है। जमीन धंसने से इलाके में हुई तबाही से नाराज लोगों ने सरकार से मदद की अपील की। केरल के वायनाड में कुएं में गिरे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तेंदुए के कुएं में गिरे होने की जानकारी तब मिली जब कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जिसके बाद इलाके के कई लोग कुएं के आसपास इकट्ठा हो गए और तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन तेंदुए को बाहर निकालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद कई लोगों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया और कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी गई।
इस दौरान इलाके के लोगों ने भी वन विभाग के कर्मचारियों की काफी मदद की। कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने से पहले वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे बेहोश कर दिया ताकि बाहर निकलने के बाद वो किसी पर हमला न कर दें। इसके बाद एक जाल को रस्सियों की मदद से कुएं में डाला गया और फिर काफी देर की कोशिश के बाद तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि तेंदुए की मेडिकल जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। देश में विरोध प्रदर्शन के बीच नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने की कवायद शुरू हो गई है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से काफी संख्या में हिंदू परिवार भारत में आकर बस गए और ऐसा ही एक पूरा गांव हापुड़ में बसा हुआ है। इस पूरे गांव को आज भी भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार है। 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ इन परिवारों को नहीं दिया गया है। अब ये हिंदू परिवार CAA के जरिए नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता कानून लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने गांव का सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे हापुड़ के लोगों को नागरिकता मिलने की कवायद शुरू हो गई है। नागरिकता कानून पर जारी हंगामे के बीच यूपी के पीलीभीत में भारी संख्या में लोग सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। पीलीभीत के रामनगर में बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं। अकेले पीलीभीत में ही 37,000 लोग हैं जिन्हें अब CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। इन लोगों को नागरिकता देने के लिए सभी जिला अधिकारियों की तरफ से यूपी के गृह विभाग को इसकी सूची भेजी जा रही है। आप बताइए, आप कहां से आए? हमने आया पूर्व पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 60 में इतना आगे जलाया, रात में आदमी सो जाते, चारों तरफ से आगे जला देते बंद करके। ऐसे बहुत आदमी ख़त्म हो गया उस टाइम। इसी बारे में हम लोग 62 में इंडिया में आ गया। को भारतीय नागरिकता देगी? उस टाइम खूब लड़ाई होते थे, हमारे हिंदुओं को अत्याचार करते थे। हमारे 2 भाई को मार दिया, 2 चाचा जी को मार दिया, 2 बहन को मार दिया। फिर हम लोग चले आए इधर, हमको माइग्रेशन दिया, चले आए। सन 65 में आए हैं हम। हमारा नाम देवेंद्र बाराई। सन 65 में उस टाइम हमारी उम्र था 12 साल। आपको नागरिकता संशोधन कानून के तहत में हम लोग बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को खुश है। दिल तो एकदम हो गया कि चलो यार, हम लोगों के लिए इतना भला हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कहने का मतलब नहीं, इतना भला हो रहा है हम लोगों को। पीलीभीत के रामनगरा बाजार में इस समय हम मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां पर बांग्लादेश के लोग रहते हैं, जिन्हें अब सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता देने जा रही है। आखिर लोग यहाँ कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसे है, और वो लोग इस जो भारत के में आए हैं और यहाँ संतुष्ट हैं। हालांकि 1970 के दशक में लोग आए और यहाँ पूरी की पूरी बस्ती बस चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए CAA कानून के तहत रिपोर्ट भेज रही बाकायदा। और यहाँ हम पहुँचे हैं, ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है जहाँ पर मौजूद है रामनगरा बाजार है। और ये हम आपको बताएंगे कि आखिर लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं और क्या इनकी दिनचर्या है, क्योंकि अब ये पूर्णतया भारत के नागरिक होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पीलीभीत, रामनगरा। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में नागरिकता कानून को देश विरोधी बताया और यूपी में हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जमात इस्लामी हिंद लगातार CAA और NRC का विरोध कर रही है। हमारे साथ उनके प्रेसिडेंट हैं हुसैनी साहब। सर, लगातार आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना आपके मंच पे आ रही है, जबकि शिवसेना आपकी विरोधी रही है। CAA की मुखालफत में एक साथ आ रहे हैं कि वो अगर CAA को अपोज करते हैं तो दे कैन कम विद अस एंड वी कैन अपोज CAA टुगेदर। तो जो लोग भी CAA की मुखालफत करते हैं, हम उनके साथ मिलकर CAA की मुखालफत करेंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इशू, बेस्ड ऑन द एजेंडा। सर, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि CAA से भारत के किसी भी रहने वाले नागरिक को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। भारत के सारे नागरिकों को इसका नुकसान है। भारत के सारे नागरिकों ने एक सेक्युलर और रिलीजियसली इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिए पसंद किया है। तो अगर रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और रिलीजन की बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जाती है, तो ये भारत के सारे 130 करोड़ सिटीजन्स के खिलाफ बात होगी। सर, पाकिस्तान में गुरुद्वारे पे जिस तरह से हमला हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? उसकी हमने मजम्मत की है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ की माइनॉरिटीज़
और जो पिलग्रिम्स वहाँ जा रहे हैं हमारे मुल्क के, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, और जो लोग कल के वाक़े में मुलव्विस रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात न होने। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत पर भड़के लोगों ने 3 बसों में आग लगा दी। बताया गया कि गुस्साई भीड़ ने हादसे के वक्त वहां से गुजर रही बस को रोककर उनमें सवार यात्रियों को नीचे उतार दिया और उनमें आग लगा दी। देखते ही देखते बसें आग से पूरी तरह घिर गईं। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें और धुएं का गुब्बार निकलने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। दमकल कर्मचारी पाइप के जरिए बसों पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन तब तक बसें काफी हद तक जल चुकी थीं। हादसे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बसों को आग लगाने वाले लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। गुजरात के सूरत में एक डाइंग मिल में भीषण आग लग गई। आग मिल के एक हिस्से में लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं निकलने लगा। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। मिल में काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने के लिए हादसे वाली जगह से दूर हट गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस हादसे में लाखों के नुकसान की खबर है। दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। सिख समुदाय के लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें चाणक्यपुरी मेट्रो स्टेशन के पास रोक लिया गया। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में भारत सरकार से दखल देने की मांग की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन सड़क पर उतरकर, आपको बता दें ननकाना साहिब पर जो हमला हुआ है उसको लेकर ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। दरअसल सिख समुदाय के लोग जो कि पाकिस्तानी उच्चायोग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें चाणक्यपुरी मेट्रो स्टेशन के पास रोक लिया गया। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख समुदाय के लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया, जो फिलहाल भी जारी है। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में दखल दे। तो शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में भी सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चाणक्यपुरी, जहां पर यूथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ उसका विरोध जाहिर करते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत सरकार इसमें दखल दे। पंजाब के लुधियाना में भी यूथ अकाली दल के ननकाना साहिब पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख सुलेमानी के मारे जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुलेमानी को मार गिराने को सही बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जनरल सुलेमानी ने नई दिल्ली और लंदन तक आतंकी हमलों की साजिश रची थी। ईरान की कुद्स फोर्स के मुखिया की कल बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन से किए गए अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। सूत्रों की माने तो ईरानी जनरल सुलेमानी ने 2 साल पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों से लड़ने के लिए शिया मुसलमानों से अपील की थी, जिसके बाद करीब 10,000 भारतीय शिया मुसलमानों ने इराकी वीजा के लिए अप्लाई किया था। Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over.
कर्नाटक के शिमोगा में अयप्पा स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं ने दहकते अंगारों पर दौड़ लगाई। बताया गया कि केरल के सबरीमला मंदिर की यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालु इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जिसके लिए पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में एक लंबी पट्टी पर अंगारे सुलगाए गए। इसके बाद करीब 25 श्रद्धालुओं ने अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर दहकते अंगारों के ऊपर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मंदिर में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर इन श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाया। यही नहीं, अंगारों पर दौड़ लगाने से पहले श्रद्धालुओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक कढ़ाई में तले जा रहे प्रसाद को अपने हाथों से निकाला और अयप्पा को भोग भी लगाया। श्रद्धालुओं की हिम्मत देखकर मंदिर में पहुंचे लोग हैरान रह गए। They walk on the fireball and they pick up the fried items from the hot oil with the bare hands. That is all really amazing. चिली के सैंटियागो में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान वहां के लोगों और सुरक्षा बल के बीच जमकर झड़प हुई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां गैर बराबरी और देश के कुछ अमीर लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां हालात और बिगड़ गए। सुरक्षा बल ने इसी बीच आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और घटना वाली जगह पर धुआं फैल गया। वहीं पुलिस की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती रहीं। पानी की बौछार से प्रदर्शनकारी थोड़ा पीछे हटे, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर इकट्ठा हो गए और पुलिस की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं थमा और विरोध करने वालों ने प्रदर्शन जारी रखा। चिली में सरकार विरोधी ये प्रदर्शन 18 अक्टूबर को मेट्रो का किराया बढ़ाने के मुद्दे पर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई और महंगाई जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकार ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो मनाली में देखने को मिला, जहां शुक्रवार का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ भी बर्फ से ढके नजर आए। वहीं सड़कें बर्फ में कहीं गुम हो गईं और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। इतना ही नहीं, कुछ गाड़ियां तो बर्फबारी के बीच रास्ते में ही फंस गईं और उन पर बर्फ की चादर बिछ गई। इस बर्फबारी के बाद वहां ठंड इतनी बढ़ गई कि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। कुछ ऐसे ही हालात कुल्लू में भी बन गए। ताजा बर्फबारी में वहां के कई इलाकों का नजारा बिल्कुल बदल गया। वहां की सड़कें, मकान और पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लेकिन इससे बिल्कुल अलग हिमाचल के लाहौल स्पीति में धूप निकली और पहाड़ पर जमी बर्फ चांदी जैसी चमकने लगी। लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से इंटर सेवा ठप है। बताया गया कि इसका असर वहां के कारोबार पर भी पड़ा और ताजा बर्फबारी के बाद पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी और सर्दी का ये सितम और बढ़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारका में एक स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जनता देश को हिंदू मुस्लिम बांटने वालों की बजाय अच्छी शिक्षा देने वालों को वोट दे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर शिक्षा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सभी दिल्ली सरकार के स्कूलों में पीटीएम हो रही है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये सरकारी स्कूलों में पीटीएम का सिलसिला शुरू किया है। पहले प्राइवेट स्कूलों में तो होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में नाम मात्र के लिए कागज़ों में हुआ करती थी। लेकिन अभी एक्चुअली जब से शुरू किया है तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी बहुत खुश हैं। दोनों को एक दूसरे से मिलने को मौका मिलता है और बच्चे की प्रोग्रेस डिस्कस करने का मौका मिलता है, जो कि एक बच्चे के ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आज पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, इसको लेकर राजनीति भी बहुत ज़्यादा हुई, आप क्या कहेंगे? देखो, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें। मेरा काम पेरेंट टीचर मीटिंग कराना है, मैं वो करा रहा हूँ। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग समय पर हो। जिन लोगों को पीटीएम से डर लगता है, जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर पीटीएम हो गई तो पता नहीं बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे, उनको डर लगता है पढ़े लिखे लोगों से, तो वो डरें। मेरा काम बच्चों को पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा।
आप इतने पेरेंट्स से आए हैं, आपने बच्चों से बात की, आपको किस तरीके का बदलाव लगा है और फ्यूचर में आप क्या कुछ करने वाले हैं? पेरेंट्स बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि एग्ज़ाम से 40-45 दिन पहले अगर कोई टीचर उनके साथ बैठ के बता दे, तो टीचर के हाथ में, टीचर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ थोड़ी सी टिप्स बच्चे को दे दे, थोड़ी सी टिप्स हमको दे दे, तो हम भी 40-45 दिन और घर में अच्छा माहौल बना देंगे पढ़ाई का। पेरेंट्स यही तो चाहते हैं। इस वक्त तो मौजूद है राउज एवेन्यू में दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालय में, जहां पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए, बच्चों से बातचीत की, पेरेंट्स से बातचीत की। कुछ ऐसे ही बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पहले तो बताइए, सीएम ने बात की आपसे आज? और लोगों से बात की है तो मैं सुनी हूँ। हाँ, ये बताइए, ये पीटीएम आपको क्या लगता है, अच्छा स्टेप है? बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ। क्योंकि पीटीएम में आने से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में कितने नॉलेज हैं, कौन से विषय में कितना नंबर ला रहे हैं। हाँ। और अगर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ये सब? हाँ, ये होना जरूरी है, इससे हम बहुत खुश हैं। आज यहाँ पर आप आए, सीएम ने इंटरेक्शन किया, पहले तो वो कैसा लगा और पीटीएम कितनी जरूरी है? सर, पीटीएम बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के हमें पूरे नीति बदलते हैं, बच्चा क्या कर लिया, क्या पढ़ लिया। अगर किसी बच्चा किसी चीज़ में वीक होता है तो टीचर हमें बताते हैं कि बच्चा आपके इसमें वीक है, तो थोड़ा समय हम बच्चों को हम भी देते हैं और टीचर भी एक्स्ट्रा देते हैं अलग से टाइम। तो आज यहाँ पर केजरीवाल भी आए, सीएम भी आए, उन्होंने इंटरेक्ट किया, बातचीत करी, वो कैसा रहा? जी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो आजकल सरकारी स्कूल में जो सुविधा दी जा रही है केजरीवाल की तरफ से, हमारे टाइम में ऐसी सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं थी। गुजरात के कच्छ में ग्राम पंचायत के कर्मचारी ने थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। बताया गया कि इस आदमी ने पुलिस वालों पर हमला करने का आरोप लगाया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते नजर आया। थाने में पहुंचे इस शख्स ने पहले 2 पुलिस वालों से बातचीत की और फिर अचानक एक पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया, जिसे वहां मौजूद कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथापाई करनी नहीं छोड़ी। थाने के अंदर बवाल बढ़ता देख दूसरे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और मारपीट करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद भी वो पुलिस वालों को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर चले हंगामे के बाद किसी तरह उस आदमी को काबू कर थाने की बैरक में बंद किया गया। कश्मीर के बारामूला में ठंड बढ़ने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से जहां पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया, तो वहीं गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। वहीं मौसम विभाग की माने तो 6 से 8 जनवरी के बीच पूरी घाटी में बर्फबारी होगी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें आरजेडी के पोस्टर की खामियां गिनाई गईं। आरजेडी के पोस्टर में नीति और टोकरी शब्द गलत लिखे गए थे, जिस पर जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ निशाना साधा। पार्टी का कोई आधिकारिक पोस्टर नहीं लगा है, लेकिन जिन्हें भी बिहार की चिंता है, जो बिहार के उस 15 वर्षों के शासन के कालखंड को याद करने मात्र से सिहर जाते हैं, वैसे शुभेच्छुओं ने अगर कोई पोस्टर लगाया है और शासन के 2 मॉडल्स की तुलना की है, तो इससे ऐसी तिलमिलाहट राजद या कांग्रेस को क्यों है? इसमें ऐसा क्या गलत है कि उस समय सामूहिक नरसंहार नहीं हो रहे थे? जदयू वाले जो हैं ये लालू प्रसाद यादव से बहुत डरते हैं, इतने बड़े मास लीडर हैं कि ये लोग बहुत डरते हैं इनसे। ये कहता बिहार किसे कहते हैं? आज जेल में शूट आउट हो रहा है, घर के अंदर घुस के गोली चला दी जा रही है, घर के अंदर घुस के रेप हो रहा है, बिहार तो अभी कहर रहा है। इसके बारे में क्यों नहीं कोई टिप्पणी और पोस्टर लगाते हैं जदयू वाले? मौसम सर्दी का है, लेकिन बिहार में राजनीतिक पारा गर्म है और जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर जारी है। और नया पोस्टर जेडीयू की ओर से जो आरजेडी ऑफिस के ठीक सामने लगाया गया है, जिसमें एक तरफ लालू और राबड़ी के शासनकाल को चरवाहा विद्यालय का आतंक और कराहता बिहार दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के शासनकाल को संवरता बिहार दिखाया गया है। कल आरजेडी की ओर से जो पोस्टर लगाया गया था, उसमें नीति और टोकरी गलत लिखा गया था, जिसको लेकर तंज कसा गया है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आरजेडी ऑफिस के ठीक सामने जो कल पोस्टर लगाया गया था, उसको बदल दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सिर्फ रोड का फासला है। रोड के उस तरफ आरजेडी ऑफिस है, तो इस तरफ पोस्टर लगाया गया है जेडीयू की ओर से। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच पोस्टर के जरिए वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। और इस बीच
कांग्रेस जो है इस पोस्टर वार में कूद चुकी है। एक कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है जिसमें सरकार पर कटाक्ष किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही गलत शब्द जेडीयू ने दिखाया कि आरजेडी ने जो पोस्टर लगाया है उसमें गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो पोस्टर बदल दिया गया। ऐसे में पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर चल रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि ये पोस्टर वार आगे कब तक और कितने दिनों तक जारी रहता है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।